हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के कक्षा 10वीं की कविता नीड़ का निर्माण फिर उसके एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालिए, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में सेंटअप या बोर्ड दोनों में किसी में आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, इसका उत्तर करवाएंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अधिक से अधिक जो बातें हैं क्लास में ही आपको याद होता है। जिस तरह से अगर आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए तो आपको पूरा अच्छे तरह से यह जो क्वेश्चन है आपको याद हो जाए। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हरिवंश राय बच्चन की कविता है नीड़ का निर्माण फिर इसकी काव्यगत विशेषता है, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं तो हमें यह जो प्रश्न है आसानी से याद हो सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 महत्वपूर्ण 6 बिंदु हैं और उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है आस्थावादी प्रकृति। प्रस्तुत कविता में कवि की आशावादी प्रकृति एवं उसकी आस्था की अभिव्यक्ति हुई है। इस कविता को जब पूरे अच्छे से पढ़िएगा, हमने आपको सारांश करा दिया है, तो आपको पता चलेगा कि यह जो कविता है, कविता में कवि ने आशावादी होने का अपना परिचय दिया और हमसे भी यह आग्रह करते हैं कि हमें भी क्या होना चाहिए, आशावादी होने चाहिए। अर्थात मन के कोने में आशा को जरूर, आशा की ज्योति को जला कर रखनी चाहिए, कभी निराश के अंधकार में डूबना नहीं चाहिए। तो यही पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, आस्थावादी प्रकृति। जो प्रस्तुत कविता में कवि की आशावादी प्रकृति एवं उसकी आस्था की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, आगे आते दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है धैर्य। धैर्य, इस कविता की रचना हमने आपको अधिक बार बताया है, बहुत बार बताया है कि इस कविता की रचना पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात होती है। जब कवि दुख एवं विषाद की सघन घटाओं से घिर जाता है तब भी वह धैर्यवान बना रहता है, क्योंकि कवि को पता है कि दुख के बाद सुख जरूर एक दिन आएगा। क्योंकि इस सुख, अगर यह जो सुख है लंबे समय तक नहीं टिका रहता है तो इस दुख की क्या औकात है जो लंबे समय तक टिका रहे। सुख के बाद दुख आया है तो दुख के बाद भी सुख एक दिन जरूर आएगा। यह जीवन के दोनों किनारे हैं, यह नदी के दोनों किनारे की तरह सुख और दुख है, दिन और रात हैं जो हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है धैर्य। तो इस कविता की जो रचना है, पहली पत्नी का नाम पूछा जाता है श्यामा बच्चन। ठीक है, पहली पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, श्यामा बच्चन की मृत्यु के पश्चात जब वह दुख एवं विषाद के सघन घटाओं से घिर जाता है तभी वह कवि धैर्यवान बना रहता है, क्योंकि कवि को पता है कि दुख के बाद सुख आता है। आगे आते हैं निर्माण की चाह। कवि पक्षी के माध्यम से हमें कहता है, क्योंकि जैसे एक पक्षी का सब कुछ उसका घोंसला होता है, उसका घर, तो जिस तरह से घोंसले के छत विछत हो जाने पर भी जो पक्षी है शोक नहीं मनाता है, पछतावा नहीं जताता है और अपने जो नए निर्माण है, नए घोंसले उसके निर्माण में लग जाता है, उसी तरह से मनुष्य को भी लगे रहना चाहिए। कवि यही कहते हैं, विध्वंस के बाद ही निर्माण होता है। पहली पत्नी के वियोग में जहाँ कवि टूटा सा दिखाई देता है, वहीं दूसरी पत्नी के आने से पुनः एक नूतन जीवन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और उसका अपना सपना साकार हो जाता है। एक तरह से जो कवि है पहली पत्नी के जो मृत्यु है उसके वियोग में डूब जाता है, पर वह ज़्यादा दिन तक ऐसी उसकी स्थिति बनी नहीं रहती है। कवि दूसरी शादी करता है और दूसरी पत्नी के आने से पुनः एक नए जीवन का प्रारंभ, कवि का निर्माण हो जाता, नए जीवन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और उसका सपना साकार हो जाता है। ठीक है, आशावादिता, ये वाला पॉइंट तो हम लोग पहले भी देख लिए थे, कोई बात नहीं है, फिर से बता देते हैं। दुख के क्षणों में भी कभी निराश नहीं होता है, वह अपनी आशा को सजाए रखता है और इसी आशा का परिणाम है कि वह पुनः नया जीवन प्रारंभ कर पाता है। अगर कवि कहते हैं कि अगर निराशा में अगर मनुष्य टूट जाएगा और उसे लगेगा कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा, सब समाप्त हो जाएगा, तो मनुष्य अपने आप को ख़त्म करने की परिस्थिति तक पहुंच सकता है। इसलिए कवि जो है मनुष्य को आशावान बनाए रखता है, कहता है कि हमें भी अपने मन के कोने में आशा के पक्षी को जगाए रखना चाहिए और उसे और ऊपर और ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इसी आशा का परिणाम है कि कवि जो है पुनः नए जीवन का निर्माण कर पा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है सब। प्रेरणात्मकता,
कवि जीवन के निराश क्षणों में चिड़िया से प्रेरणा लेता है। जिस प्रकार हम बताए थे अभी, जिस प्रकार आंधी तूफान में उसके घोंसले नष्ट हो गए, फिर भी उसने पराजय स्वीकार नहीं की, बल्कि एक एक तिनके से फिर अपने लिए एक नया नूतन अर्थात नया घोंसले का निर्माण प्रारंभ किया। उसी तरह कवि भी अपनी द्वितीय पत्नी के आगमन से एक नया जीवन के निर्माण की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो ये बात हम आपको पहले बता दिए थे। प्रेरणात्मकता आप समझ गए। प्रयत्नशीलता, कवि का कथन है कि मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि संसार में दुख ही दुख नहीं, बल्कि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दोनों का क्रम निरंतर चलता रहता है। इसलिए उसे अर्थात मानव को सदैव निर्माण की दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। यहाँ कवि निर्माण की दिशा में प्रयत्नशील दिखाई देता है। कवि कहता है दुख और सुख, सुख और दुख दोनों तो चलते ही रहते हैं, जीवन का यह क्रम है, लगातार लगा ही रहेगा। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर अपने जीवन पथ पर प्रयत्नशील रहे। तो यहाँ कवि निर्माण की दिशा में प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बार हम आपको और रिकैप करा देते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन याद हो जाए। आशावादी प्रकृति, जो कवि है आशावादी और आस्थावादी प्रकृति के हैं, ठीक है। धैर्य, धैर्य किस बात पर? तो पहली पत्नी के मृत्यु के पश्चात भी कवि अपने जो दुख की और विषाद की सघन घटाओं से घिर जाता है, तो वह घबराता नहीं है, धैर्यवान बना रहता है, क्योंकि कवि को पता है कि आज दुख है तो कल सुख भी जरूर आएगा। निर्माण की चाह, विध्वंस के बाद निर्माण होता है, यह कवि को अच्छे से पता है। पहली पत्नी के वियोग में जहाँ कवि टूट जाता है, लगता है उसके जीवन से सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वहीं जब दूसरी पत्नी आती है तो उसके जो कवि है उसके जीवन में एक नए जीवन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और उसका सपना साकार हो जाता है। आशावादिता, वही वाला पहला पॉइंट से आप इसको लिख सकते हैं कि दुख के क्षणों में भी कवि निराश नहीं होता, वह अपनी आशा को सजाए रखता है और हम मनुष्यों से भी आह्वान करता है कि हम अपने मन के किसी कोने में आशा के पक्षी को जगा कर रखें और उसे ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित करें। इसी आशा का परिणाम है कि वह नई जीवन का प्रारंभ कर पाता है कवि। प्रेरणात्मकता, कवि जीवन की निराशा के क्षणों में चिड़िया से प्रेरणा लेता है। जिस प्रकार आंधी तूफान में उसके घोंसले नष्ट हो जाते हैं, फिर भी पराजय पक्षी स्वीकार नहीं करता है, बल्कि एक एक तिनके से अपने लिए नया घोंसला निर्माण कर लेता है, उसी तरह कवि भी अपने द्वितीय पत्नी के आगमन पर एक नए जीवन के निर्माण की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। प्रयत्नशीलता, कवि कहते हैं कि दुख और सुख, सुख और दुख तो जीवन के निरंतर क्रम में चलते ही रहेंगे। मनुष्य को यह चाहिए कि वह सदैव अपने नव निर्माण जीवन में प्रयत्नशील बना रहे। कवि यहाँ नव निर्माण की दिशा में प्रयत्नशील दिखाई देता है। तो बस यह जो क्वेश्चन था हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम आपको करवा देंगे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।